एसएसपी सिंह साहब, ये कल प्रोफेसर साहब एक चीज ये बताइए कि मोदी जी को आप घेर घार के 50 दिन की मेहनत के बाद पूरा ऑपोजिशन लग गया कि भाई मणिपुर पे आपको आना है, वक्तव्य देना है, तो उन्होंने पहली बार तो शायद सुप्रीम कोर्ट के डर से 30 सेकंड का दिया, और कल वो फिर से आए और मुझे जो सदन में आए, और ये स्पष्ट था कि सदन में वो मणिपुर पे बोलने में उनका कोई मूड नहीं था, वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन वहां पे जब विपक्ष ने, इंडिया ने वॉकआउट किया तो उनको समझ में आ गया कि भाई कल के दिन पेपर की हेडलाइंस विपक्ष इंडिया खा जाएगा, क्योंकि इंडिया का वॉकआउट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तब उन्होंने मणिपुर पे बमुश्किल 4-5 मिनट बोला। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की कुछ जो कमियां कही जाती थी, लेकिन वो शायद उनकी स्ट्रेंथ है। राहुल गांधी मुद्दों को छोड़ते नहीं है हाफ वे, वो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर को उन्होंने उस दिन जब बात की तो उन्होंने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने ये साफ बताया जो डॉक्टर गोयते कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट इस हद तक है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, वो ट्रस्ट से ज्यादा दुश्मनी की हद तक बढ़ गया है। ही सेड कि उन्होंने कहा कि अगर आपके सिक्योरिटी पर्सनल में कोई कुकी है और मैती एरिया में जा रहा है तो वो उसको मार डालेंगे, अभी हम लोग नहीं बता सकते, आप उनको हटा दीजिए, और मैती अगर कुकी में जा रहा है तो उसको मार डालेंगे। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि उनका, राहुल गांधी ने एक चीज और कही है कि अगर आर्मी चाहे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा इसको स्टॉप करने में, उसके बाद प्रोसेस जैसे भी शुरू होगा वो एक सरकार का काम है, वो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, लेकिन बंद अगर करना चाहे तो अगले 2 दिन में बंद कर सकती है। सरकार क्यों नहीं बंद कर रही? प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका देश जल रहा है आज, इसकी वजह से मोदी सरकार को लगता है कि वो नहीं, उनको उनकी वाहवाही हो रही है, वो कहते हैं पूरे दुनिया में हमें कहा जा रहा है कि हम कितनी अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। आप अपने एक खूबसूरत हिस्से को आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपने लड़ाया है, ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है कि मणिपुर में इट इज बाय डिजाइन, ये चाहते हैं कि ये चलता रहे। प्रोफेसर शशि जी नमस्कार। जो बातें आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गंभीरता, एक मिनट में रोक लूं, ये किस्मोगी व्लॉग साहब हैं, आप जिस ढंग से ये वो कर रहे हैं, या तो मैं आपको ब्लॉक करूं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरी बातचीत को। ये जो आप एक एक वर्ड लिख के, मालूम नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप ठीक से या तो लिखिए, नहीं तो ये जिस ढंग से आप चैट कर रहे हैं ठीक नहीं है। प्रोफेसर आप शुरू करें, चलिएगा। थैंक यू। जी 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 देखिए, मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं आपने अविश्वास प्रस्ताव पर देखा। उसके पूर्व आपने देखा कि कैसे संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ होने के ठीक पहले उन्होंने 36 सेकंड मणिपुर पर जिक्र किया। अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान उन्होंने जो है मणिपुर की भाजपा की सरकार एन बीरेन सिंह की पीठ थपथपाई, और ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वहां ठीक काम कर रही है। सवाल ये था कि जो सवाल मणिपुर के लिए उठाए गए उसमें से किसी प्रश्न का प्रधानमंत्री ने उत्तर नहीं दिया था। जो गौरव गोगोई साहब ने, जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, सांसद हैं, उनके तीनों मुख्य प्रश्नों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि इतने दिनों बाद आप क्यों बोल रहे, फिर आप वहां क्यों नहीं गए, और वहां की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया। तो सवाल है कि उनके प्रश्न में जो कुछ था उसका तो उत्तर उन्होंने दिया नहीं। 1 घंटा 32 मिनट के बाद वो मणिपुर पर बोलने को बाध्य हुए, और तब तक जो है इंडिया बहिष्कार कर चुका था संसद का। यानी जब वो चले गए, मुझे लगता है कि ये हो सकता है उनके स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो कि अगर वो बहिष्कार करेंगे तो निसंदेह फिर मणिपुर पे हम बोलेंगे, और फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम मणिपुर के विषय में गंभीर हैं। लेकिन जो सवाल अनुत्तरित हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, वो तो आज भी अनुत्तरित हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह की भी पीठ थपथपाई बार बार कि अमित शाह जी ने, अमित भाई ने, देखिए संसद में अमित भाई और ये इस तरह का संबोधन, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पारिवारिक मामला है या कोई दोस्ताना मामला चल रहा है। ये संस्थान है, भारत की जनप्रतिनिधि संस्था है, वहां अमित भाई और ये भाई नरेंद्र भाई, खैर ये उनका अंदाज है, और इसी तरह से वो भ्रमित करते हैं इस देश की जनता को। खैर मेरा सिर्फ ये कहना है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, और एक और बात आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने
ये भी कह दिया उस क्रम में, जब मणिपुर का जिक्र कर रहे थे, ये जो कुछ हुआ है वो हाईकोर्ट के कारण हुआ, हाईकोर्ट के फैसले के कारण, यानी जिम्मेदारी भी कहीं और थोप दी। अरे हाई कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया तो उस फैसले को भी आप चुनौती दे सकते हैं, उस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा उस पर बातचीत कर सकते हैं, और देश में समुदायों से बातचीत होगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी बता रही हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं, आपने ठीक शब्द का प्रयोग किया, ये दुश्मनी है, एक दूसरे के जान को लेने वाली दुश्मनी है ये। यानी दोनों समुदायों के बीच में मणिपुर बट गया, लगता है कि मणिपुर एक नहीं है, दो मणिपुर हैं वहां, और दोनों समुदाय किस प्रकार से एक दूसरे के जानी दुश्मन। दूसरे प्रशासन में, पुलिस में, तमाम जगहों पर अगर इस तरह का विभाजन हो जाएगा तो सोच लीजिए कि पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति बनेगी, प्रशासन की क्या स्थिति बनेगी। और ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में प्रशासन को, पुलिस को, या यहाँ तक कि सेना में भी उन्होंने जो है एक प्रकार से कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश की है, और इसी कारण से विभाजन बहुत तीखा है, और ये देश के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। तो जनमानस में भी उन्होंने विभाजन कर दिया है पूरे देश में। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भी आपने देखा होगा कि मणिपुर के संबंध में जब वो चर्चा कर रहे थे तो जो कुछ मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ हुआ, उस पर कोई संजीदगी नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी। आपने देखा होगा, मैं 2 घंटा 13 मिनट तक ये भाषण, जो मुझे लगता है कि मैं उस समय मानसिक प्रताड़ना, वो मानसिक प्रताड़ना वाला भाषण था, इतना बकवास भाषण जो है, और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संसद में तमाम चीजों को, उसकी गंभीरता को नकारते हुए उन्होंने एक तरह से मजाक बना दिया, पूरे संसद के उस अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर को उन्होंने मजाक बना दिया। खैर, सवाल सिर्फ ये है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार का विभाजन हो गया है, जिस प्रकार की सरकार की संवेदनहीनता ही नहीं दिखाई दे रही है, सरकार कहीं कहीं आग में घी डालने का बीच बीच में काम कर रही है, तो ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। भले अभी इन्होंने बताया, पैनलिस्ट ने हमारी, की वो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है तो पड़ोसी देशों से आपके बहुत प्रिय संबंध तो है नहीं, तो अगर पड़ोसी देशों से बहुत प्रिय संबंध नहीं है तो सोचिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर से स्थित जो भी राज्य हैं, और वहां अगर इस तरह का सामुदायिक विभाजन हो जाए, हिंसा इतनी उग्र रूप हो जाए, तो क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है? भाई, भारत के लोगों के बीच में नफरत ही नफरत बचे तो भारत कहां बचेगा? सवाल ये उठता है कि इंडिया में अगर हर समुदाय के, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दीजिए, कुकी और मैतेई में नफरत पैदा कर दीजिए, कहीं किसी और में नफरत पैदा कर दीजिए, तो सवाल ये उठता है कि भारत कहां बचेगा? इंडिया है क्या? इंडिया तो लोगों से बनता है, कोई भी राष्ट्र लोगों से बनता है, और जो लोगों, जो भी विभिन्न समुदाय, धार्मिक समूह या सांस्कृतिक समूह के लोगों, भाषाई समूह के लोग हैं, और सबकी अस्मिता, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, और उसके हकों को, यानी कि उसके जो हित हैं उसको भी पूरा करे, उसकी अपनी पहचान भी रहे। तो ये सरकार तो जिस तरह की बातें करने लगती हैं तो साफ साफ दिखता है एक बहुमतवादी पहचान, भारत की एक बहुमतवादी पहचान बनाने की कोशिश है। आपने कहा कि दुनिया में डंका भारत का पीटा जा रहा है, और मोदी जी स्वयं आत्म प्रशंसा करते हैं, ये आत्ममुग्धता है, अपनी ही प्रशंसा खुद करो, अपनी पीठ थपथपाओ। आपने उनके भाषण के क्रम में ये भी देखा होगा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा उनकी विभिन्न मुद्दों पर आलोचना की गई है, उसकी तो उन्होंने जो है आलोचना कर दी, उसे खारिज कर दिया। देखिए, विपक्ष इसी बात पे खुश होता है, और फिर लगे गिनाने IMF, WHO, यूनिसेफ, ये भी तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। आप उनकी बातों को, वो भी तथ्य पर आधारित नहीं है, झूठ बोलने में इतनी महारत हासिल हो तो समझ में नहीं आता, और कई बार ये लगेगा आपको कि इनके झूठ का क्या उत्तर दिया जाए। बहुत ज्यादा झूठ आपके सामने हो तो उत्तर देना कठिन हो जाता है कि इसको क्या कहें, क्योंकि जब तक आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तब तक एक और झूठ आपके सामने आ जाएगा। तो अब 2 घंटा 13 मिनट में मणिपुर की क्या गंभीरता थी, मणिपुर की समस्या के प्रति क्या चिंता थी, मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच में जो आज नफरत है, दुश्मनी है, उसको मिटाने की कोई कोशिश नहीं थी। और सबसे जो दुखद पहलू है कि आपने
देखिए वहां की गवर्नर ने भी जो वहां के हिंसा के विषय में स्टेटमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बातें की। सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, देश के हित में आपको संवैधानिक जो ब्रेकडाउन की स्थिति में लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, लेकिन वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये सवाल है, बल्कि संसद के भाषण के क्रम में भी गौरव गोगोई ने इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से उग्रपंथियों को पैसा दे करके, पैसा दिया उन्होंने चुनाव जीतने के लिए। और दुखद ये था, वो गिना क्या रहे थे, मिजोरम में कांग्रेस की सरकार ने अपने ही लोगों पर बमबार्डिंग की, यहां तक कि वो बोल गए कि अकाल तख्त पर जो है हमला किया गया, हमला शब्द का प्रयोग है। भाई अब कमाल है कि अकाल तख्त पे हमला करने की बात करें, यानी कि वो कोशिश क्या कर रहे थे, एक तरफ सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ जो है मिजोरम के लोगों, क्योंकि मिजोरम में भी मणिपुर की हिंसा को लेकर के बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, लोगों ने वहां जुलूस निकाले और सरकार की आलोचना हुई। तो मणिपुर की जनता को भी भड़काने की कोशिश, सिखों को भड़काने की कोशिश, मुसलमानों के खिलाफ तो इन्होंने, आप देख रहे हैं, एक तरह से जंग ही छेड़ दिया है। अभी भी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, खुलेआम लाउड स्पीकर पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत उगला जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि खुलेआम, और मैं आपको आनंद जी एक और बात बता दूं, अभी हम लोग बनारस से लौटे, बनारस में सर्व सेवा संघ को बचाने की मुहिम चल रही है, गांधी, विनोबा, जेपी के विरासत को, और आज खबर आ गई कि वहां बुलडोजर चला दिया गया। ये जो बुलडोजर की सरकार है, यानी कि गरीब लोगों के या जो जिन लोगों के खिलाफ कोई सजा नहीं है उस पर भी बुलडोजर चला रही है। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश या तमाम उन वैचारिक जो स्थल हैं उन पर भी बुलडोजर चला रही है। सोचिए कि ये कितनी फांसीवादी सरकार है, और इस सरकार का जाना ही इस देश के हित में है, और ये तो इमीडिएट इंटरेस्ट होगा, ये इमीडिएट इंटरेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये होगा कि इस विचारधारा को भारतीय जनमानस से कैसे जो है यानी कहीं ना कहीं उसको निष्प्रभावी बनाया जाए। उसको जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो है निदान नहीं है, मणिपुर जलता रहेगा, और भी हिस्से मणिपुर के अलावा जलते रहेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा। मैं तो एक और चीज, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो उनकी मानसिकता का परिचायक था। उन्होंने ये भी कहा 1000 साल की गुलामी, भारत के संदर्भ में 1000 साल की गुलामी का जिक्र ये तभी करते हैं जब से यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शासन प्रारंभ किया, तब से ये लेते हैं गुलामी का दौर। ये इस बात को, और अंग्रेजों की गुलामी से इन्हें कोई परहेज नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में इन्होंने, इनके जो महानायक हैं, चाहे वो सावरकर हों, चाहे तमाम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो भी हैं, उनकी क्या, गोलवरकर की क्या भूमिका रही, डॉक्टर हेडगवार की क्या भूमिका रही। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ उन नकली महानायकों को स्थापित कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर के ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था, विरोध का तो सवाल ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से 1000 साल की मुस्लिम, तो ये भी कह गए, देखिए वहां भी आग लगाने की कोशिश थी कि मुसलमानों का शासन इस देश में जब से प्रारंभ हुआ वो एक प्रकार से गुलामी का दौर है, और इस गुलामी से मुक्ति के लिए हिंदुओं को एकत्रित करने की जो उनकी राजनीतिक मंशा बहुत साफ है, जो वो करते हैं, और इसी के बल पे वो सत्ता में पहुंचे। मुझे लगता है इस देश की जनता को इन बातों को समझना चाहिए। जी प्रोफेसर शशिशेखर सिंह, मैं आपके पास आता हूँ सर। एक अभी आनंद वदन से चूंकि इस सेशन को होस्ट कर रहे थे और वो अभी एक उन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया, अभी वो फिर लौटते हैं, तब तक मैं शशि सर आपसे समझना ही चाहता हूँ। सर अमित शाह की का जिक्र भी कर रही थी डॉक्टर गुइते सर। असम राइफल्स में FIR होती है वहां की घटना को लेकर के। असम राइफल्स जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह उसकी जिम्मेदारी है उनकी पूरी। वहां पर जिस तरीके से घटनाएं हुई, वेपन्स लूटे गए, ये सारी चीजें हुई, इसके बाद भी CRPF से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। जो कंसर्न है, जिनको लेकर के बार बार आरोप लगते हैं, तमाम वीडियो फुटेज से ये सारी चीजें जब लीक होना शुरू हुई तो दिख रही हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित शाह पहले दिन से ये सारी घटना के बारे में जानते थे। पर सर क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही थी, क्या अमित शाह को इस बात पर का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था इस पर? देखिए रामप्रकाश जी, आप तो जानते हैं कि एक बार N बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफे
का नाटक था, फिर वो इस्तीफे का जो पेपर है लोगों के पास और लोगों ने उसको फाड़ दिया। पहला सवाल है कि अगर आप इस्तीफा देने में गंभीर हैं तो इस्तीफा तो गवर्नर को दिया जाता है। प्रधानमंत्री को अगर इस्तीफा देना होगा, वो राष्ट्रपति को नाटक उन्होंने किया था। अब रही बात जो आप कह रहे हैं सब राइफल्स के खिलाफ जो FIR और तमाम बातें, वो तो तय है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि ऊपर बैठे पार्टी व्यवस्था में ऊपर के पार्टी के लोग जो होते हैं वही तय करते हैं कि उनको इस्तीफा देना है या नहीं देना है। रही बात एक नैतिकता की जो राजनीति होती है ना, तो वहां व्यक्ति पार्टी के सीधे मानकर चलता है ये मैंने या मेरे समय में गलती हुई है और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। ये नैतिकता का सवाल है। आप याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नेहरू जी को अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री को कहा कि नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे मंत्रिकाल में ये घटना हुई है। ये नैतिकता का सवाल है। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जब नैतिकता का क्षरण हो गया, अब तो नैतिकता की बात ही ना करें। सर मैं एक चीज यहाँ पॉइंट करना चाहता हूँ सर, लाल बहादुर शास्त्री बहुत दूसरे रिज्यूम की चीज हो गई सर। इनके अपने पार्टी में जिस विचारधारा को लेकर के अमित शाह आज आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उसी विचारधारा वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था, उसी विचारधारा वाले नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया था जब उनके ऊपर आरोप लगे। और अमित शाह इतने लोगों की जान लेने के बाद भी एज इट इज बने हुए हैं। जी सर। नहीं देखिए, एक तो सीधा सवाल है कि आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया था वो उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको याद होगा कि वो हवाला का मामला था और सारा जो है जैन भाइयों के डायरी से मामला निकला था। तो ये मामला तो अलग है, ये तो भ्रष्टाचार के मामले। फिर भी उन्होंने ही नहीं, यहाँ पे जो मदन लाल खुराना उनके मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, वो तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए। लेकिन अब जो सीधे सीधे सवाल है, जो वाजपेयी कालीन जो व्यवस्था थी और जो मोदी कालीन है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तत्कालीन व्यवस्था में कोई ऐसा विचार था जो सेक्युलरिज्म और तमाम बातें, नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जिसको कहते हैं ना शर्मो हया, कुछ जो है कम से कम ये शर्म की बात बची हुई थी। वो इस तरह से इस हद तक नहीं जाते थे। लेकिन ये जो मोदी कालीन व्यवस्था है, जो गुजरात में जो कुछ 3000 से अधिक मुस्लिम भाइयों की हत्या हुई, फिर बिल्किस बानो को लेकर के देखिए, तो मोदी और अमित शाह के काल में नैतिकता की बात नहीं है बल्कि नृशंसता है। ये संवेदनहीनता, नृशंसता, क्रूरता, आप जो कह लीजिए, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज देखिए। प्रधानमंत्री संसद में आए, पहली बात है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री अपने सरकार जो उसकी होती है, उसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है विधायिका के प्रति, संसद के प्रति। तो पहले तो वो आ नहीं रहे हैं, और आने के बाद जब वो अविश्वास प्रस्ताव के ठीक पहले आए, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि जो विद्यार्थी पूरे सत्र में कॉलेज में नहीं आता है, वो ठीक एग्जामिनेशन के पहले उसको कुछ डर लगने लगता है, तो फिर वो कुछ सवालों के नकल करके लाता है। यद्यपि वो पढ़ता नहीं है तो उसे ये भी नहीं पता है कि सवाल के यही उत्तर हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो संसद में आकर के भाषण दिया, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए, बट उन्होंने नकल करके जो लिख करके लाए थे उसको उन्होंने वहां अपना बोलना शुरू कर दिया, या जो समझ बना के आए थे। तो जो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में नहीं आए, अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के सरकार के खिलाफ, और वो संसद में नहीं आ रहे हैं, इस प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा जाए। और नैतिकता की बातें तो बेमानी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो संवैधानिक जो औपचारिकताएं हैं, जो परंपराओं के प्रति सम्मान होता है, वो भी नहीं है। नैतिकता तो बहुत ऊपर की चीज है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जनतंत्र में कोई भी नागरिक का कदम या किसी भी विपक्षी पार्टी हो या सरकारी पार्टी हो, पॉलिटिक्स से परे नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सत्ता की राजनीति हो। पॉलिटिक्स समाज में शक्ति के संबंधों को बदलने की एक प्रक्रिया है, और वो किसी भी जनतांत्रिक समाज में निरंतर चलती है। तो पॉलिटिक्स, इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ यू आर सिंपली ब्लेमिंग मी, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मणिपुर को बचाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मणिपुर से हिंसा को समाप्त करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिटिक्स है। और आप मणिपुर में आग लगाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आपकी पॉलिटिक्स है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।